नमस्कार दोस्तों, मैं प्रोफेसर रजनीश चतुर्वेदी जनरल अवेयरनेस बिट्स चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जनरल अवेयरनेस बिट्स चैनल सामान्य ज्ञान के सभी छोटे से बड़े विषयों पर रूट लेवल से लेकर फ्रूट लेवल तक का तथ्यात्मक रूप से संपूर्ण विश्लेषण करता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल 2024 अर्थात मोदी 3.0 कैबिनेट के बारे में। इस वीडियो में हम जिन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे उनमें से कुछ प्रमुख हैं। 91st अमेंडमेंट अर्थात 91वां संविधान संशोधन अधिनियम, मंत्रियों की श्रेणियां, उनके संवैधानिक प्रावधान, उनकी शपथ और मंत्रिमंडल का महत्व, मंत्रिपरिषद और कैबिनेट के बीच का अंतर क्या है, यह चर्चा करेंगे। और मोदी 3.0 में किस मंत्री को कौन सा पोर्टफोलियो दिया गया है, इस पर चर्चा करेंगे। तो आइए बिना समय गवाए आज का हम ये लेक्चर चालू करते हैं। तो जैसा कि हमारा टॉपिक है केंद्रीय मंत्रिमंडल, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल भारत गणराज्य में कार्यकारी अधिकार का प्रयोग करने वाली एक संस्था है। कार्यकारी से हमारा मतलब होता है एग्जीक्यूटिव। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी सरकार के 3 प्रमुख अंग होते हैं। जो सरकार होती है वह 3 अंगों से मिलकर बनी होती है। पहला अंग जो सरकार का है वह है विधायिका। विधायिका का अर्थ यह हुआ जैसे भारत गणराज्य में भारत की संसद। भारत गणराज्य के अंदर स्थित जो भूखंड हैं जैसे मध्य प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, इन भूखंडों में जो विधानसभाएं हैं वह विधायिका हैं। दूसरा जो अंग है सरकार का वह है कार्यपालिका। कार्यपालिका अर्थात एग्जीक्यूटिव। कार्यपालिका से अर्थ यह है कि जैसे भारत गणराज्य के अंदर भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति और भारत गणराज्य की जो संघीय मंत्रिपरिषद है, केंद्रीय मंत्रिमंडल है, वह यह कार्यपालिका में आती है। इसी प्रकार से भारत गणराज्य के अंदर स्थित भूखंडों जैसे कि मध्य प्रदेश, जैसे कि छत्तीसगढ़, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, इस तरीके के जो राज्य हैं, इनके अंदर जो सरकार है, उन सरकारों में राज्यपाल, उपराज्यपाल यदि हैं तो राज्यपाल, उपराज्यपाल और जो उनकी विधानसभा के मंत्रिमंडल हैं, वह कार्यपालिका में आते हैं। और तीसरा अंग है न्यायपालिका। तो इन 3 अंगों से मिलकर सरकार बनती है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की जो हम चर्चा कर रहे हैं, वह कार्यपालिका की बात की जा रही है यहाँ। विधायिका का कार्य है विधि का निर्माण करना, अर्थात कानून को बनाना। कार्यपालिका का कार्य है उस कानून को क्रियान्वयन कराना, लागू कराना। और न्यायपालिका का कार्य है कि जो भी विधि बने, जो कानून बने, वह सम्यक रूप से समस्त लोगों के लिए लागू हो। किसी भी राज्य के जो जनसंख्या है, उस जनसंख्या के जो मूल अधिकार प्राप्त हैं, उनका हनन ना हो। तो न्यायपालिका इसका कार्य करता है। जब दोस्तों हम राज्य की बात करते हैं, तो राज्य का अर्थ सिर्फ और सिर्फ भारत के अंदर मौजूद जो भूखंड हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, इस तरीके के भूखंडों मात्र से नहीं है। राज्य का अर्थ यह है जो संविधान के आर्टिकल 12 में बताया गया है। संविधान का आर्टिकल 12 कहता है कि भारत की सरकार, भारत की संसद या भारत के अंदर स्थित भूखंड जैसे कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल या फिर कोई भी पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कार्य करने वाली संस्था जैसे कि म्युनिसिपैलिटी, जैसे कि ग्राम पंचायत या फिर और कोई पीएसयूज, ये सभी राज्य की श्रेणियों में आते हैं। जिनके खिलाफ कोई भी व्यक्ति अपने मूल अधिकारों का हनन होने पर न्यायालय में जा सकता है, ये सभी राज्य की श्रेणी में आते हैं। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल भारत गणराज्य में कार्यकारी अर्थात एग्जीक्यूटिव राइट्स का उपयोग करता है। अब इसमें वरिष्ठ मंत्री शामिल होते हैं। वरिष्ठ मंत्री अर्थात कैबिनेट मंत्री, और इनका नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं, जो कि
इनके नेता होते हैं। अब केंद्रीय मंत्रिमंडल की जो कार्यकारी निकाय है, यह सर्वोच्च निर्णय लेने की संस्था भी है। अर्थात भारत गणराज्य या भारत राज्य में जो भी सर्वोच्च निर्णय होंगे, उस उसको लेने वाली संस्था केंद्रीय मंत्रिमंडल है। इसका निर्णय ही सर्वमान्य होता है। केवल प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री ही कैबिनेट के सदस्य होते हैं। अब इस केंद्रीय मंत्रिमंडल से संबंधित एक संविधान का संशोधन अधिनियम है। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, अर्थात 91st अमेंडमेंट जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। यह संशोधन अधिनियम जो 2003 का है, 2 जनवरी 2004 को राजपत्र में अनुसूचित हुआ। 7 जुलाई 2004 को यह लागू हुआ और इस संशोधन के अनुसार तब से लेकर केंद्र अर्थात भारत गणराज्य और राज्यों में मंत्री परिषद जो है, उनका जो आकार है, साइज है, तो लोकसभा या राज्य विधानसभाओं के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकता है। तो यह संशोधन अधिनियम हमें यह बताता है कि किसी भी राज्य की लोकसभा या उस राज्य की विधानसभा में, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि राज्य का अर्थ जो है किससे है, राज्य वह है जो आर्टिकल 12 में हमें बताया गया है। अर्थात भारत भी एक राज्य ही है। तो किसी भी राज्य की लोकसभा या विधानसभा के जो कुल सदस्य हैं, उनकी संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकता है। अर्थात इसको एक उदाहरण से समझें तो यदि किसी राज्य की विधानसभा में 100 सदस्य हैं, उसकी कुल सदस्यों की संख्या 100 है, निर्वाचित सदस्यों की संख्या 100 है, तो उसके मंत्रिमंडल के मंत्रियों की अधिकतम संख्या 15 से अधिक नहीं हो सकती है। इसी प्रकार से यदि हम भारत गणराज्य के विषय में चर्चा करें, तो जैसे 543 इसके निर्वाचित सदस्यों की संख्या है और 2 मनोनीत सदस्यों को मिलाते हुए 545। तो भारत गणराज्य की जो लोकसभा है, उसमें जो मंत्री परिषद है, उनकी जो अधिकतम संख्या होगी, वह इस संख्या के 15% से ज्यादा नहीं होगी, अर्थात 81 से ज्यादा नहीं होगी। अभी-अभी नई सरकार का भारत में गठन हुआ है। आप सभी जानते होंगे, आपने पढ़ा भी होगा, न्यूज़ में सुना भी होगा कि भारत गणराज्य में मौजूदा 2024 से 29 की जो सरकार बनी है, मोदी 3.0 गवर्नमेंट एनडीए की जो बनी है, उसके कुल मंत्रियों की संख्या उसके मंत्रिपरिषद में 71 है। अर्थात यह संख्या 81 से कम है। तो यह संविधान के संशोधन अधिनियम 2003 के अंतर्गत है। इसके पश्चात हम देखते हैं कि जो संविधान का अनुच्छेद 75 और अनुच्छेद 164 है, इस संशोधन अधिनियम से उसमें 2 अतिरिक्त खंड जोड़े गए, खंड 1A और खंड 1B। जो नया खंड 1A है, वो केंद्र और राज्य मंत्रालयों के आकार को सीमित करता है। नए खंड 1A के अनुसार प्रधानमंत्री सहित केंद्रीय मंत्रिपरिषद में कुल मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या 15% से अधिक नहीं होगी। एक और महत्वपूर्ण विषय है यहाँ पर, इस संशोधन के आने के बाद 10वीं अनुसूची अर्थात जो 10th शेड्यूल है, उसके पैराग्राफ 3 को हटा दिया गया। अब यह पैराग्राफ 3 क्या था 10वीं अनुसूची का? 10वीं अनुसूची दोस्तों, हमारे संविधान में अनुसूचियां हैं, तो जो 10वीं अनुसूची है वो एंटी डिफेक्शन लॉ यानी कि दल बदल कानून से संबंधित विषयों पर बात करती है। इस अनुसूची के तीसरे पैराग्राफ में एक प्रावधान यह था कि यदि 1/3 राजनैतिक दल दल बदल करते हैं, तो उन्हें दल बदल कानून के तहत अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा। इस पैराग्राफ को इस संशोधन अधिनियम से हटा दिया गया। यह समझते हैं कि जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में मौजूद मंत्री होते हैं, उनकी श्रेणियां कितनी होती हैं। तो मंत्रियों की कुल 3 श्रेणियां, जो अवरोही क्रम में इस प्रकार है। अवरोही क्रम का हुआ उनकी शक्तियों से संबंधित अवरोही क्रम। पहला है कैबिनेट मंत्री, दूसरा है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और तीसरा है राज्य मंत्री मिनिस्टर ऑफ स्टेट। तो जो कैबिनेट मंत्री होता है वो कैबिनेट का सदस्य होता है, यह मंत्रालय का नेतृत्व करने वाले होते हैं।
यह केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों के प्रमुख के लिए जिम्मेदार होते हैं, अर्थात किसी भी मंत्रालय के प्रमुख होते हैं यह। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मान लें कि अगर सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत गणराज्य का एक अभिन्न मंत्रालय है, तो उस मंत्रालय का जो कैबिनेट मंत्री होगा, वह उस मंत्रालय और उससे संबंधित विभागों के लिए जिम्मेदार होगा। इसी प्रकार से राज्य मंत्री जिन्हें स्वतंत्र प्रभार मिलता है, वह वे मंत्री होते हैं जिन्हें विशिष्ट विभागों का स्वतंत्र प्रभार दिया जा सकता है या कैबिनेट मंत्रियों की सहायता कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम माने कि जैसे सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत गणराज्य के मंत्रालयों में से एक अभिन्न मंत्रालय है और उस मंत्रालय के कई विभाग हैं। उनमें से किसी एक विशिष्ट विभाग का पूरा जिम्मा जो है, वह किसी विशिष्ट मंत्री को दिया जाता है, तो उस मंत्री को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कहा जाता है। उस मंत्रालय का जो प्रमुख होगा वह तो कैबिनेट मंत्री होगा, लेकिन उस मंत्रालय के किसी विशिष्ट विभाग का अगर विशिष्ट मंत्री है जो उसके लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार है, तो वह राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कहलाएगा। तीसरे होते हैं राज्य मंत्री, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। यह वे कनिष्ठ मंत्री होते हैं जो कैबिनेट मंत्री को सपोर्ट करते हैं। आमतौर पर उसी मंत्रालय में एक विशेष जिम्मेदारी सौंपी जाती है। इनके पास किसी विशेष विभाग का प्रमुख जिम्मा तो नहीं होता, किंतु यह कैबिनेट मंत्री की सहायता करते हैं। अब हम यह देखते हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल से संबंधित संवैधानिक प्रावधान यानी कॉन्स्टिट्यूशनल क्या-क्या प्रावधान हैं। तो कुल यहाँ पर 5 प्रावधान हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 77, अनुच्छेद 78 और अनुच्छेद 88। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद हैं जिनमें केंद्रीय मंत्रिमंडल से संबंधित बातें कही गई हैं। सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 74 की। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए, सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, अर्थात सीओएम होगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी। इस मंत्रिपरिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर होगा और राष्ट्रपति अपने सभी कृत्यों का प्रयोग करते हुए ऐसी सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। अर्थात हम जानते हैं कि भारत गणराज्य के अंदर 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका जो है उसका प्रमुख भारत गणराज्य के राष्ट्रपति होते हैं। तो भारत गणराज्य के राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद है। तो राष्ट्रपति में समस्त एग्जीक्यूटिव पावर वेस्टेड होती है और उनको सहायता देने के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मंत्रिपरिषद होती है और इस मंत्रिपरिषद के प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं और राष्ट्रपति इसी मंत्रिपरिषद के सलाह पर कार्य करते हैं। दूसरा कहा गया है कि मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह किसी भी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी। अब अनुच्छेद 75 है। अनुच्छेद 75 आर्टिकल 75 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों अर्थात जो मंत्रिपरिषद है उसके अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा ही की जाएगी। यानी मंत्रिपरिषद के समस्त मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं, किंतु प्रधानमंत्री के अलावा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति वह प्रधानमंत्री के सलाह पर करते हैं। दूसरा यह कहा गया कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे, यानी उनके प्रसाद पर्यंत ही पद वह धारण कर सकते हैं जब तक उनकी इच्छा है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। हालांकि भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम है और बाइकैमरल पार्लियामेंट है। हमारे यहाँ एक लोकसभा है और एक राज्यसभा है। राज्यसभा अपर हाउस है और लोकसभा लोअर हाउस है। इसके पश्चात कि हमारे यहाँ 2 सभाएं हैं, राज्यसभा और लोकसभा। जो मंत्रिपरिषद होती है वह सामूहिक रूप से, कलेक्टिव रूप से सिर्फ और सिर्फ लोकसभा यानी कि लोअर हाउस के प्रति ही जिम्मेदार उत्तरदायी होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। इसके बाद क्या कहा गया कि इससे पहले कि कोई मंत्री अपने कार्यालय में प्रवेश करे, राष्ट्रपति 3rd शेड्यूल, तीसरी अनुसूची में जो भी निर्धारित प्रपत्र हैं उनके अनुसार पद और गोपनीयता की शपथ मंत्रियों को दिलाएंगे। अर्थात मंत्री अर्थात प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के समस्त मंत्री
तो अनुच्छेद 75 में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति किसी भी मंत्री को तीसरी अनुसूची यानी कि थर्ड शेड्यूल में दिए गए प्रपत्रों के अनुसार उनके पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे, ओथ करवाएंगे। अगला है अनुच्छेद 77। इसमें कहा गया कि भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई जो होगी वह राष्ट्रपति के नाम से की गई और कही जाएगी। अर्थात भारत की जो एग्जीक्यूटिव पावर्स है वो राष्ट्रपति में वेस्टेड है। अब वह जो भी कार्यवाही की जाएगी भारत सरकार के मंत्रिपरिषद के द्वारा, जिसके पास की समस्त निर्णय लेने की शक्तियां हैं, तो वह जो भी कार्यवाही करेगी वह भारत के राष्ट्रपति के नाम के आधार पर करेगी। अनुच्छेद 78। इसमें कहा गया कि प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह संघ के कार्यकलाप के प्रशासन से संबंधित जो भी मंत्रिपरिषद के निर्णय हैं उन सभी निर्णयों और विधान के प्रस्तावों की सूचना राष्ट्रपति को दे। अर्थात मंत्रिपरिषद जो भी कार्य करेगी उसके निर्णय और विधान या उसके जो भी प्रस्ताव हैं उनकी समस्त सूचनाएं राष्ट्रपति को देगी। यह प्रधानमंत्री का कर्तव्य है, उसका दायित्व है, ड्यूटी है। अनुच्छेद 88 में कहा गया कि किसी भी सदन की कार्यवाहियों में, सदनों की किसी भी संयुक्त बैठक में, सदन की किसी समिति में जिसमें कि उसे नामित सदस्य किया जाएगा, उसमें मंत्री को यानी कि मंत्रिपरिषद के प्रत्येक मंत्री को बोलने की अन्यथा भाग लेने की आजादी होगी और अधिकार होगा। अब यह जानते हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की शपथ किस तरीके से होती है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की शपथ हमने देखा कि राष्ट्रपति उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। तो शपथ में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को शपथ दिलाते हैं और प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के अन्य मंत्रियों को राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। तो इस शपथ में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। अपने पद की शपथ में मंत्री शपथ लेते हुए कहता है वह भारत के संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखेगा, भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखेगा, ईमानदारी से, कर्तव्य निष्ठा से अपने कार्यालय के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। वह भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों से तात्पर्य है भारत गणराज्य के अंदर रहने वाले सभी धर्म, सभी जाति, सभी संप्रदाय के लोगों को संविधान और विधि अर्थात नियम के अनुसार न्याय करेगा। समझते हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है, तो संसदीय लोकतंत्र जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होती है, उस केंद्रीय मंत्रिमंडल में, उसके पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में मंत्रिपरिषद के महत्व क्या होते हैं? तो कुल 5 महत्व जो हैं वह होते हैं। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में मंत्रिपरिषद के सबसे बड़ा जो महत्व है वह है उसका नीति निर्माण। दूसरा है कार्यान्वयन यानी कि एग्जीक्यूशन। तीसरा है नेतृत्व लीडरशिप। चौथा है जवाबदेही उत्तरदायित्व। और पांचवा है संसद का विश्वास। नीति निर्माण से हमारा तात्पर्य है कि मंत्रिपरिषद जो होगी वह नीतिगत प्राथमिकताओं को निर्धारित करेगी, प्रमुख नीतिगत निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। सरकार जो भी प्राथमिक निर्णय करने वाले उसके निकाय होते हैं उसके रूप में कार्य करेगी और सरकारी नीतियों की दिशा और प्राथमिकताओं को निर्धारित करने के लिए मंत्रिपरिषद ही जिम्मेदार होगी। दूसरा यह है कि मंत्रिपरिषद जो है यह सुनिश्चित करती है कि सरकारी नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है। अब इन नीतियों को जब लागू किया जा रहा है तो उनमें कुछ ना कुछ संसाधन लगेंगे, रिसोर्स लगेंगे। तो उन संसाधनों का जो आवंटन है वह सरकारी विभागों के काम की निगरानी और उनके प्रगति की निगरानी भी उसमें शामिल होती है। उन सभी का क्रियान्वयन मंत्रिपरिषद करती है। तीसरा नेतृत्व। जो मंत्रिपरिषद है, केंद्रीय मंत्रिमंडल है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, वह किसी भी सरकार को नेतृत्व और दिशा प्रदान करती है, यानी कि किसी गवर्नमेंट को डायरेक्शन देती है, उसकी लीडरशिप करती है, जिसके आधार पर वह सरकार प्रगति करती है। इसका नेतृत्व जो है प्रधानमंत्री करते हैं और वह सरकार के प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं। अर्थात जो गवर्नमेंट है उसका जो हेड है वह तो प्राइम मिनिस्टर है। भारत गणराज्य जैसे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी वाले राज्य में सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री है।
लेकिन कार्यपालिका जो है सरकार का एक अभिन्न अंग जो है, उस अभिन्न अंग यानी कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव काउंसिल, उसका जो प्रमुख है वह राष्ट्रपति है। तो मंत्रिपरिषद सरकार को नेतृत्व करता है, लीडरशिप देता है, दिशा देता है और प्रधानमंत्री उसके प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं। मंत्रिपरिषद को वह समग्र दिशा प्रदान करते हैं और उनका मार्गदर्शन भी करते हैं। मंत्रिपरिषद की एक सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस यह भी है कि मंत्रिपरिषद जो है संसद के प्रति जवाबदेह होती है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के कार्यों के लिए संसद के प्रति जिम्मेदार होते हैं। वह संसद सदस्यों के सवालों के जवाब देने के लिए, उनके अनुमोदन करने के लिए, अपनी नीतियों और कानून को प्रस्तुत करने के लिए भी जो भी आवश्यक चीजें होती हैं, उनके लिए वह जिम्मेदार होते हैं। और अंतिम महत्व यह है इसका कि मंत्रिपरिषद संसद का विश्वास बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। जो वह सरकार की नीतियों और कानूनों के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगी, उन सभी के लिए वह संसद के प्रति विश्वास बनाए रखती है तथा संसद सदस्यों के प्रश्नों का उत्तर भी देती है। तो यह केंद्रीय मंत्रिमंडल का पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में महत्व है। अब यह समझते हैं कि मंत्रिपरिषद अर्थात काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और मंत्रिमंडल या कि कैबिनेट, इन दोनों में मूलभूत अंतर क्या है। मंत्रिपरिषद, जैसा कि अभी तक हमने समझा कि जो भारत सरकार है, उस सरकार में 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो जो अंग विधायिका है, उस विधायिका में जो संसद आती है, वह संसद मंत्रिपरिषद के निर्णयों से चलती है। तो उस मंत्रिपरिषद की यहाँ पर बात की गई है और मंत्रिमंडल जो है, मंत्रिपरिषद का एक हिस्सा होता है, जिसे हम कैबिनेट भी कहते हैं। मंत्रिपरिषद में आमतौर पर सरकार के लगभग 70 मंत्री होते हैं। हमने पहले भी पढ़ा है कि मंत्रिपरिषद यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की कुल संख्या लोकसभा की संख्या के सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती है। यह 91st अमेंडमेंट 2003 में कहा गया है। जैसे कि हम जानते हैं कि वर्तमान जो सरकार है 2024 से 29 की मोदी 3.0 जो गवर्नमेंट है एनडीए की, उसमें 72 मंत्री जो है मंत्रिपरिषद के अंतर्गत आते हैं, जिनमें से 31 कैबिनेट मंत्री हैं यानी कि मंत्रिमंडल में हैं। 5 मंत्री जो हैं वह राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाले हैं और 36 मंत्री जो हैं वह राज्य मंत्री हैं यानी कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। अर्थात कुल 72 मंत्री मंत्रिपरिषद में हैं। हम जानते हैं कि भारत में जो गणराज्य है, उस गणराज्य के लोकसभा में जो मंत्रिपरिषद कार्य करती है, उसमें मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या 81 अर्थात 543 प्लस 2 के 15% से ज्यादा नहीं हो सकती है। वहीं पर मंत्रिमंडल जो है, इसका आकार आमतौर पर 25 या अधिक मंत्रियों का होता है। वर्तमान मौजूदा सरकार में 24 से 29 की मोदी 3.2 गवर्नमेंट एनडीए की जो है, उसमें कैबिनेट मंत्रियों की संख्या जो है वह 30 है। आगे हम इनके पोर्टफोलियो में जब चर्चा करेंगे तो देखेंगे कि कौन-कौन से मंत्री हैं। तो जो बड़ा एक अंतर सामने निकल कर आ रहा है मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में, वह यह है कि मंत्रिपरिषद कलेक्टिव रूप से काम कर रहा है और मंत्रिमंडल जो है वह मंत्रिपरिषद का एक अंग है जिसमें कुछ मंत्री हैं, यानी कि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, और राज्य मंत्रियों को यदि अलग कर दिया जाए तो जो शेष मंत्री हैं वह कैबिनेट मंत्री या मंत्रिमंडल का निर्माण करते हैं, कैबिनेट का निर्माण करते हैं। दूसरा अंतर यह है कि मंत्रिपरिषद के सभी श्रेणियों के मंत्री शामिल होते हैं, जैसे कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। लेकिन कैबिनेट में सिर्फ कैबिनेट रैंक के ही मंत्री शामिल होते हैं। इसमें सभी शक्तियां शामिल होती है मंत्रिपरिषद के मंत्रियों में, लेकिन सिर्फ सैद्धांतिक रूप में यानी कि थ्योरेटिकल रूप से सारी शक्ति मंत्रिपरिषद के पास ही है, किंतु इनका असल उपयोग जो है मंत्रिपरिषद के अंदर जो एक मंत्रिमंडल है, वो मंत्रिमंडल उसका शक्तियों का प्रयोग एक्चुअल रूप में कर रहा है। मंत्रिपरिषद जो है, इसके कार्य और कार्य का निर्णय मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है। मंत्रिपरिषद में जो 81 मिनिस्टर हैं, इनके समस्त कार्यों और कार्यों का निर्णय जो होगा
वह मंत्रिमंडल जिनमें कि 30 मंत्री मौजूदा सरकार में हैं, वह करते हैं। और मंत्रिमंडल के जो निर्णय होते हैं, वह समस्त मंत्रिपरिषद के मंत्रियों के लिए बाध्यकारी होते हैं। यानी कि जो मंत्रिमंडल के 30 मंत्री हैं, इन्होंने कलेक्टिव रूप से यदि कोई निर्णय लिया है, तो उस निर्णय को बाकी के जो राज्य मंत्री या राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जो मिलकर मंत्रिपरिषद का निर्माण कर रहे हैं, वह उसे मानने के लिए बाध्य हैं, वह उससे नकार नहीं सकते। मंत्रिपरिषद एक संवैधानिक निकाय है, जबकि मंत्रिमंडल जो है भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 में 44वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। तो यह प्रमुख अंतर है जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल अर्थात कैबिनेट के बीच में हमने देखे। अब आइए चर्चा करते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल का जो मोदी 3.0 एनडीए की गवर्नमेंट है, जो मोदी 3.0 गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट में किस मंत्री को कौन सा पोर्टफोलियो मिला है, कौन से विभाग मिले हैं अर्थात उसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मंत्रिपरिषद का जो प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री वर्तमान में एनडीए की सरकार में नरेंद्र मोदी हैं। इनका जो पोर्टफोलियो अगर देखा जाए तो इनके पास प्रधानमंत्री का पोर्टफोलियो है, कार्मिक विभाग है, लोक शिकायत विभाग है, पेंशन मंत्रालय है, परमाणु ऊर्जा एटॉमिक एनर्जी इन्होंने अपने पास रखा है, अंतरिक्ष विभाग यानी कि स्पेस डिपार्टमेंट इन्होंने रखा है, और अन्य सभी नीतिगत मुद्दे इन्होंने अपने पास रखे हैं, या अन्य सभी ऐसे विभाग जो किसी भी मंत्री को आवंटित नहीं किए गए, वो सब प्रधानमंत्री के अंतर्गत आते हैं। फिर देखते हैं राजनाथ सिंह हैं, इन्हें रक्षा मंत्रालय दिया गया है, यह उत्तर प्रदेश से आते हैं। अमित शाह हैं, ये गुजरात से आते हैं, इन्हें गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय दिया गया है। श्री नितिन गडकरी आते हैं, इन्हें महाराष्ट्र से ये आते हैं, इनको सड़क परिवहन और राजमार्ग अर्थात मोर्थ मिनिस्ट्री इन्हें दी गई है। श्री जेपी नड्डा आते हैं, ये गुजरात से हैं, इन्हें स्वास्थ्य परिवार कल्याण और रसायन और उर्वरक विभाग दिया गया है। श्री शिवराज सिंह चौहान आते हैं मध्य प्रदेश से, इन्हें कृषि ग्रामीण विकास विभाग और किसान कल्याण विभाग दिया गया है। श्रीमती निर्मला सीतारमण जी आती हैं, ये कर्नाटक से हैं, इन्हें वित्त मंत्रालय और कारपोरेट अफेयर्स दिया गया है। श्री एस जयशंकर आते हैं गुजरात से, इन्हें विदेश मंत्रालय दिया गया है। श्री मनोहर लाल खट्टर आते हैं हरियाणा से, इन्हें ऊर्जा विभाग, आवास और शहरी मामले दिए गए। श्री एच डी कुमार स्वामी जो कि एनडीए के एक घटक दल जेडीएस से आते हैं कर्नाटक से, इन्हें स्टील विभाग और भारी उद्योग विभाग दिया गया। इसी प्रकार से पीयूष गोयल महाराष्ट्र से आते हैं, इन्हें वाणिज्य और उद्योग विभाग दिया गया है। श्री धर्मेंद्र प्रधान ओडिशा से आते हैं, इन्हें शिक्षा विभाग दिया गया है। श्री जीतन राम मांझी यह एनडीए के घटक दल हम से आते हैं, बिहार से हैं ये, इन्हें एमएसएमई विभाग लघु एवं कुटीर उद्योग विभाग दिया गया है। श्री राजीव रंजन एनडीए के घटक दल जनता दल यूनाइटेड से आते हैं, बिहार से हैं ये, इन्हें पंचायती राज विभाग, मत्स्य विभाग, पशुपालन डेयरी विभाग दिया गया है। श्री सर्बानंद सोनोवाल असम से आते हैं, इन्हें बंदरगाह, जहाज रानी और जल मार्ग विभाग दिया गया। श्री वीरेंद्र कुमार जी आते हैं, यह मध्य प्रदेश से आते हैं, इन्हें सामाजिक न्याय और सहकार अधिकारिता विभाग दिया गया है। श्री किंजरापू राममोहन नायडू जी आते हैं, यह एनडीए के घटक दल टीडीपी से आते हैं, ये आंध्र से आते हैं, इन्हें नागरिक उड्डयन सिविल एविएशन डिपार्टमेंट दिया गया। श्री प्रहलाद जोशी जी आते हैं कर्नाटक से, इन्हें खाद्य विभाग, उपभोक्ता व रिन्यूएबल एनर्जी नवीनीकरणीय ऊर्जा विभाग दिया गया। श्री जुएल ओराम उड़ीसा से आने वाले, इन्हें जनजाति मामले का मंत्री बनाया गया है। श्री गिरिराज सिंह बिहार से आते हैं, इन्हें कपड़ा मंत्रालय दिया गया। श्री अश्विनी वैष्णव जी उड़ीसा से आते हैं, इन्हें रेलवे मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण और आईटी मंत्रालय दिया गया। श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश से आते हैं, इन्हें संचार विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास यानी ईस्टर्न इंडिया जो है उनका विकास का मंत्रालय दिया गया है। श्री भूपेंद्र यादव आते हैं राजस्थान से, इनको पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग दिया गया है। श्री गजेंद्र शेखावत राजस्थान से आते हैं, इन्हें पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय दिया गया है। श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी झारखंड से आते हैं, इनको महिला एवं बाल विकास दिया गया है। श्री किरण रिजिजू आते हैं अरुणाचल से, इन्हें संसदीय मामले के मंत्रालय और अल्पसंख्यक मंत्रालय दिया गया। श्री हरदीप सिंह पुरी यूपी से आते हैं, इनको पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का मंत्रालय दिया गया है। डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी आते हैं गुजरात से, इनको श्रम मंत्रालय, रोजगार मंत्रालय, युवा एवं खेल मंत्रालय दिया गया। श्री जी किशन रेड्डी
तेलंगाना से आते हैं, इनको कोयला और खान मंत्रालय दिया गया है। श्री चिराग पासवान एनडीए के घटक दल लोजपा आरवी से आते हैं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से आते हैं, बिहार से हैं यह। इन्हें फूड प्रोसेसिंग और इंडस्ट्री दिया गया है। श्री सी आर पाटिल गुजरात से आते हैं, इनको जल शक्ति मंत्रालय दिया गया है। अब बात करते हैं जो राज्य मंत्री हैं उनको, और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार को कौन कौन से पोर्टफोलियो मिले हैं। पहले बात कर लेते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, जैसा कि हमने डिस्कस किया था, इनको किसी भी मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले किसी विशिष्ट विभाग का प्रमुख माना जाता है। लेकिन राज्य मंत्री किसी भी मंत्रालय के अंतर्गत मंत्रियों को सलाह करने के लिए होते हैं, मंत्रियों की सहायता करने के लिए होते हैं। किसी मंत्रालय में कार्य की अधिकता होने पर उनकी सहायता के लिए राज्य मंत्री होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की। राव इंद्रजीत सिंह हरियाणा से आते हैं, इन्हें सांख्यिकी, योजना और संस्कृति विभाग दिया गया है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जम्मू कश्मीर से आते हैं, इनको साइंस यानी कि विज्ञान विभाग, पृथ्वी विभाग, पीएमओ विभाग, कार्मिक, परमाणु ऊर्जा एवं अंतरिक्ष विभाग दिया गया है। आपने देखा होगा कि जब हम डिस्कस कर रहे थे तो प्रधानमंत्री के पास में कार्मिक विभाग था, लेकिन उसमें भी विशिष्ट कार्मिक विभाग से संबंधित कुछ अनुभागों के विशिष्ट जिम्मे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाले डॉक्टर जितेंद्र सिंह को दिया गया है। इसी प्रकार श्री अर्जुन राम मेघवाल जी राजस्थान से आते हैं, जिनको कानून और संसदीय कार्य का मंत्रालय सौंपा गया है। श्री प्रताप जाधव एनडीए के घटक दल शिवसेना से आते हैं, इन्हें महाराष्ट्र से हैं यह, इनको आयुष विभाग, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण दिया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि स्वास्थ्य मंत्रालय जो है श्री जगत प्रकाश नड्डा जी को दिया गया है, वह कैबिनेट मंत्री हैं, उनके पास इस मंत्रालय का होल सोल जिम्मा है। लेकिन इस मंत्रालय से संबंधित आयुष विभाग जो है, उस विभाग का होल सोल जिम्मा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाले प्रताप जाधव जी को दिया गया। तो इस प्रकार से आपको विशिष्ट अंतर समझ में आ रहा होगा कि कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार में क्या अंतर है। इसी प्रकार से श्री जयंत चौधरी एनडीए के घटक दल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक दल रालोद से आते हैं, यूपी से, इनको स्किल डेवलपमेंट और शिक्षा विभाग दिया गया है। अब बात करते हैं जल्दी से राज्य मंत्री जितिन प्रसाद जी, इनको वाणिज्य उद्योग एवं आईटी विभाग दिया गया है। श्रीपद नायक जी गोवा से आते हैं, ऊर्जा और रिन्यूएबल एनर्जी दिया गया है। पंकज चौधरी जी यूपी से आते हैं, इनको वित्त विभाग दिया गया है। कृष्णपाल गुर्जर जी हरियाणा से आते हैं, सहकारिता विभाग दिया गया है। श्री रामदास अठावले जी इनको महाराष्ट्र से आते हैं, इनको सामाजिक न्याय दिया गया है। श्री रामनाथ ठाकुर जी जदयू से बिहार से आते हैं, इनको कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय दिया गया है। श्री नित्यानंद राय जी बिहार से आते हैं, इनको गृह मंत्रालय दिया गया है। श्री अनुप्रिया पटेल अपना दल एनडीए के घटक दल से यूपी से आती हैं, इनको स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं रसायन एवं उर्वरक विभाग दिया गया है। वी सुमत्रा कर्नाटक से आने वाले जल शक्ति और रेलवे में सहायता के लिए हैं। श्री पेम्मासानी चंद्रशेखर टीडीपी से आते हैं, आंध्र प्रदेश से, इनको ग्रामीण विकास और संचार विभाग में सहायता के लिए मंत्री बनाया गया है। श्री एमपी सिंह बघेल जी यूपी से आते हैं, इनको मत्स्य, डेयरी और पंचायती राज में सहायता के लिए बनाया गया है। श्री शोभा करंदलाजे जी श्रीमती शोभा करंदलाजे जी को कर्नाटक से आने वाली है ये, इनको एमएसएमई, श्रम और रोजगार विभाग के लिए जिम्मा सौंपा गया है। श्री कीर्तिवर्धन सिंह यूपी से आने वाले परिवार, जलवायु परिवर्तन, वन और विदेश मंत्रालय दिया गया है। श्री बीएल वर्मा जी यूपी से आते हैं, इनको उपभोक्ता मामले, फूड और सामाजिक न्याय विभाग दिया गया है। श्री शांतनु ठाकुर जी पश्चिम बंगाल से आने वाले, इनको बंदरगाह, जहाजरानी, जलमार्ग का विभाग दिया गया है। श्री सुरेश गोपी जी केरल से आने वाले, यह केरल के भारतीय जनता पार्टी के पहले सांसद हैं, इनको पेट्रोलियम, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय दिया गया है। डॉक्टर एल मुरुगन जो मध्य प्रदेश से राज्यसभा के सांसद हैं, इनको सूचना प्रसारण और संसदीय मामले का मंत्रालय सौंपा गया है। श्री अजय टमटा जी उत्तराखंड से आते हैं, इनको सड़क परिवहन और राजमार्ग यानी कि जिस मंत्रालय में गडकरी जी कैबिनेट मंत्री हैं, वह मंत्रालय दिया गया है। श्री बंदी संजय कुमार जी तेलंगाना से आते हैं, इनको गृह मंत्रालय का जिम्मा दिया गया है। श्री कमलेश पासवान जी यूपी से आते हैं, इनको ग्रामीण विकास दिया गया है। श्री भागीरथ चौधरी जी राजस्थान से आते हैं, इनको कृषि एवं किसान कल्याण में सहायता के लिए मंत्री बनाया गया है। श्री सतीश चंद्र दुबे जी बिहार से आते हैं, इनको कोयला और खान मंत्रालय दिया गया है। संजय सेठ जी झारखंड से आते हैं, इनको रक्षा मंत्रालय में सहायता के लिए मंत्री बनाया गया है। श्री रवनीत सिंह बिट्टू जी पंजाब से आते हैं, फूड प्रोसेसिंग और रेलवे विभाग देख रहे हैं। श्री दुर्गा दास उइके मध्य प्रदेश से आते हैं, जनजाति मामले में सहायता करेंगे। श्रीमती रक्षा खड़से जी महाराष्ट्र से आती हैं, ये युवा एवं खेल मंत्रालय में सहायता करेंगी। श्रीमती सावित्री ठाकुर जी मध्य प्रदेश से आती हैं, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में सहायता करेंगी। सुकांता मजूमदार जी पश्चिम बंगाल से
शिक्षा उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास के लिए है। तोखन साहू जी छत्तीसगढ़ से आते हैं, आवास और शहरी मामले के मंत्रालय हैं। राजभूषण चौधरी जी बिहार से आते हैं, जल शक्ति मंत्रालय में। श्री भूपति राजू एस वर्मा आंध्र प्रदेश से आते हैं, भारी उद्योग स्टील में आते हैं। हर्ष मल्होत्रा दिल्ली से आते हैं, कारपोरेट अफेयर्स सड़क और परिवहन मंत्रालय इन्हें मिला है। नींबूबेन बामभुड़िया गुजरात से आते हैं, खाद्य एवं उपभोक्ता मामले के मंत्री हैं। मुरलीधर मोहाले महाराष्ट्र से आते हैं, सहकारिता और नागरिक उड्डयन मंत्रालय इन्हें मिला है। जॉर्ज कुरियन जी केरल से आते हैं, अल्पसंख्यक मामले, मत्स्य और पशुधन डेयरी के मंत्री हैं। पवित्रा मार्गेरिटा ये असम से आते हैं, विदेश मामले और कपड़ा मामले के मंत्री हैं। तो इस प्रकार से हमने आज के इस वीडियो में यह जाना कि केंद्रीय मंत्रिमंडल क्या है, केंद्रीय मंत्री परिषद क्या है, मंत्री परिषद में कितने तरह के मंत्री होते हैं, किन मंत्रियों का क्या कार्य है, इन मंत्रियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या है, किस तरीके के अमेंडमेंट हैं, इनकी संख्या कितनी होती है, वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है मौजूदा सरकार में, और इनकी संख्या से संबंधित संशोधन अधिनियम क्या है, किस मंत्री को कौन से पोर्टफोलियो मिले हैं। तो आज का यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इसी तरीके के और भी वीडियो देखने के लिए आप जनरल अवेयरनेस बिट्स चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं, और इस वीडियो में यदि बताए गए कंटेंट आपको अच्छे लगे हों या आपका यदि कोई सुझाव हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं प्रोफेसर रजनीश चतुर्वेदी चैनल जनरल अवेयरनेस बिट्स में पुनः आप सभी का धन्यवाद करता हूं।